नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस एंड सुभाष में। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन बटन भी प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम पढ़ेंगे अध्याय 3 से लेके वायरस और विषाणुओं में बहुगुणन अथवा जनन। क्या पढ़ेंगे? विषाणुओं में बहुजनन अथवा जनन, बहुगुणन अथवा जनन। तो क्या है कि विषाणुओं में जनन इनके न्यूक्लिक अम्लों के प्रतिकृतिकरण किससे होती है? प्रतिकृतिकरण के कारण होती है। विषाणुओं में जनन इनके न्यूक्लिक अम्लों के प्रतिकृतिकरण के कारण होता है। गुणन की प्रक्रिया में विषाणु कण परपोषी कोशिका की उपज क्रिया में परिवर्तन कर अपने कणों की संख्या में वृद्धि करती हैं। क्या करते हैं? ये लिखते हैं हम गुणन की प्रक्रिया में गुणन की प्रक्रिया में विषाणु कण परपोषी कोशिका की उपपचयी क्रिया में परिवर्तन कर अपने कणों की संख्या में वृद्धि करती है। ठीक है। और कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी विषाणुओं में गुणन की प्रक्रिया लगभग जीवाणुभोजी के समान ही होती है। तो हम जीवाणुभोजी का अध्ययन आगे करेंगे। तो अभी क्या है कि कुछ विषाणुओं को छोड़कर सभी विषाणुओं में गुणन या जनन की प्रक्रिया जीवाणुभोजी के समान होती है। और अतः क्या है कि विषाणुओं के जनन की प्रक्रिया को समझने के लिए जीवाणुभोजियों के जीवन चक्र को समझना आवश्यक है। ठीक है। वे विषाणु होते हैं जीवाणु। अब देखते हैं जीवाणुभोजी के बारे में थोड़ा सा। जीवाणुभोजी वे विषाणु होते हैं जो विषाणुओं को संक्रमित करते हैं। क्या? जीवाणुभोजी वे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं। जीवाणुभोजी वे विषाणु होते हैं जो जीवाणुओं को
जीवाणु भोजी वे विषाणु होते हैं जो विषाणुओं को संक्रमित कहते हैं। और आप वीडियो के अंत तक बन रहिए, क्योंकि शुरुआत से अगर अंत तक देखेंगे तो ही हमारी समझ में आएगा विषाणुओं के जनन। ठीक है। और क्या है कि जनन, ये जो जनन चक्र होता है ये 2 प्रकार का होता है। पहला होता है लयनकारी और दूसरा होता है लयकारी। ठीक है। तो प्रथम के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इसकी बात विशेषता क्या होती है कि प्रथम में लयनकारी जनन चक्र में जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, और दूसरे में लयकारी, इसके अपोजिट है, जनन चक्र में जीवाणु जीवित रहते हैं। तो अब हम लयनकारी पहले को, इसको पूरी तरह से पढ़ते हैं, इसके बारे में अच्छी तरह से डिटेल जानते हैं। लयनकारी चक्र क्या होता है? लयनकारी जनन चक्र, इस प्रकार के चक्र में उग्र लयनकारी जीवाणुभोजी लिखते हैं। इस प्रकार के चक्र में उग्र लयनकारी जीवाणुभोजी कोशिकाओं को संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं। ठीक है। इस प्रकार के मैंने पहले ही आपको बताया है कि इस लयनकारी चक्र में उग्र लयनकारी जीवाणुभोजी जीवाणु कोशिकाओं को संक्रमित करके नष्ट कर देते हैं। ठीक है। इस मृत प्रपोषी कोशिकाओं में विभोजी के डीएनए का पृथक्करण होता है। इस मृत प्रपोषी कोशिकाओं में विभोजी के डीएनए का प्रतिकृतन होता
ये फेज डीएनए विघटित बैक्टीरिया और अगली स्टेज देखते हैं। इसमें कुछ इस तरह से होता है। ये होता है कवच के घटक और अगली स्टेज में वायरस डीएनए होता है जो जीनोम संश्लेषण करता है। इस प्रकार से बनाते हैं, इस तरह से तो, और बैक्टीरिया कुछ इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से बनाते हैं। ये तो होता है जीनोम संश्लेषण और ये होता है वायरस डीएनए से, और फेज कण का समायोजन, और अगले में हो जाता है फेज कणों का समायोजन। इस प्रकार से बन जाते हैं फेज कणों का समायोजन। दो और बना देते हैं। सॉरी, थोड़ा टाइम लग रहा है, ये पहले बना लेता तो ठीक रहता। इस प्रकार से ये फिर विभोजी कण विभक्त हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं प्रपोषी कोशिका के फटने के बाद। इसमें अगली स्टेज बनाई देते हैं कुछ इस तरह से। ये कोशिका फट जाती है तो ये विभोजी कण बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, थोड़ी जल्दी में बना रहा हूँ, सो इसी प्रकार से बन रहे हैं। और अंत में ये वापस विभोजी कणों का विभोजी कणों का मुक्त होना, और ये है फेज कणों का संयोजन, फेज कणों का संयोजन। सो ये ध्यान से देखिएगा, इसको पहले, दूसरे और तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें स्टेज में ये कोशिका के फटने से बाहर निकल जाती हैं। और अब देखते हैं अधिशोषण अवस्था। ये कौन सा है? विषाणुओं का लयनकारी चक्र है। इसमें नाम लिख देते हैं विषाणुओं का लयनकारी चक्र। ठीक है, ये विषाणुओं का लयनकारी चक्र है। और अगले में देखते हैं अधिशोषण अवस्था। तो ये स्टेज देखते हैं अधिशोषण अवस्था। कौन सी? अधिशोषण अवस्था। अधिशोषण अवस्था के बारे में जानते हैं। इसमें विषाणु कण प्रपोषी कोशिका की भित्ति के विशिष्ट स्थानों पर पूंछ द्वारा चिपक जाती हैं। किसके द्वारा? पूंछ के द्वारा चिपक जाते हैं।
वो भी कहाँ, परपोषी कोशिका के भित्ति के विशिष्ट स्थानों पर। लिखते हैं विषाणु कण परपोषी कोशिका की भित्ति के विशिष्ट स्थानों पर पूंछ द्वारा चिपक जाते हैं। इन विशिष्ट स्थानों को अभिग्रह स्थल कहते हैं। जहाँ ये कोशिका विषाणु कण होते हैं, कोशिका की भित्ति के स्थानों पर चिपक जाते हैं, उन स्थानों को अभिग्रह स्थल कहते हैं। लिखते हैं इन विशिष्ट स्थानों को अभिग्रह स्थल कहते हैं। अभिग्रह स्थल कहते हैं। और अगला पॉइंट देखते हैं। भित्ति पर लगने या चिपकने के बाद विषाणु एक एंजाइम स्रावित करता है। ये विषाणु कण है, भित्ति पर चिपकने के बाद एक विशिष्ट एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे जीवाणु कोशिका भित्ति पर छिद्र हो जाता है। भित्ति पर चिपकने के बाद एक विशिष्ट एंजाइम स्रावित करते हैं, जिसके कारण जीवाणु कोशिका भित्ति पर एक छिद्र हो जाता है। और अगला देखते हैं। जैसे ही विषाणु परपोषी की कोशिका में प्रवेश करता है, मतलब जैसे ही विषाणु परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, यह कोशिकीय उपपचय पर नियंत्रण कर स्वयं के अनुरूप डीएनए एवं प्रोटीन का संश्लेषण करता है। डीएनए के निर्माण के पश्चात परपोषी कोशिका में नए प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न करते हैं। इसमें लिखते हैं जैसे ही विषाणु डीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, यह कोशिकीय उपपचय पर नियंत्रण कर
स्वयं के अनुरूप डीएनए अथवा प्रोटीन का संश्लेषण करता है और डीएनए के निर्माण के पश्चात परपोषी कोशिका में नए प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद इस प्रकार के नवनिर्मित डीएनए एवं प्रोटीन के नए फेज के कण बनते हैं। इसके बाद जैसे ही विषाणु डीएनए परपोषी कोशिका में प्रवेश करता है, यह कोशिकीय उपपचय पर नियंत्रण कर स्वयं के अनुरूप डीएनए अथवा प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसके बाद क्या होता है, परपोषी कोशिका में नए प्रकार के प्रोटीन उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और कुछ समय बाद इस प्रकार के नवनिर्मित डीएनए प्रोटीन के नए फेज के कण बनते हैं। और अगला देखते हैं, यह नए फेज के कण निर्माण की क्रिया 30 से 90 मिनट में पूर्ण हो जाती है। यह नए फेज के कण की क्रिया 30 से 90 मिनट में पूरी हो जाती है। ठीक है, और इस अवधि में प्रत्येक संक्रमित जीवाणु इस अवधि में प्रत्येक संक्रमित जीवाणु, जो प्रत्येक जीवाणु होते हैं वो संक्रमित प्रत्येक जीवाणु कोशिका में लगभग 200 तक विभोजी बन जाते हैं। इसके बाद विभोजी का डीएनए लाइसोजाइम एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे परपोषी कोशिका का लयन अर्थात फटना हो जाता है। कोशिका भित्ति के लयन के कारण, और देखते हैं, कोशिका भित्ति के लयन
फटने के बाद या फटने के कारण विभोजी मुक्त होकर बाहर निकल जाते हैं। मैंने आपको इसका डायग्राम बनाकर भी बताया, उसमें से आप देख के समझ सकते हैं। सो ये तो मैंने लिख के आपको बताया है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।